नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं सुबह 9 बजे लेकर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 40 देशों के हिंदी प्रेमी कर रहे हैं शिरकत। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत आज। बीएसएफ उठाएगी संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ का मुद्दा। मादक पदार्थों की तस्करी पर भी चर्चा। सीएजी को विधायिका के अधीन लाने का सुझाव। स्वायत्तता पर पड़ सकता है असर। लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में बनी राय। पीपीपी परियोजनाओं को भी दायरे में लाने की मांग। बिहार चुनाव में ईवीएम पर होगी उम्मीदवार की फोटो। राजनीतिक दलों ने शुरू किया प्रचार। एनडीए में नहीं बन पाई सीटों पर सहमति। और अमेरिकन ओपन महिला युगल खिताब से एक कदम दूर सानिया हिंगिस। मिश्रित युगल के फाइनल में पहुंचे पेस और हिंगिस। सेमीफाइनल में बोपन्ना शान को दी मात। दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय कर रहा है। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड सज चुका है। ये विशाल मैदान तैयार है 40 देशों के हिंदी प्रेमियों के स्वागत के लिए। इस मैदान को नाम दिया गया है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नगर। 32 साल बाद हो रहे इस सम्मेलन की थीम है हिंदी विस्तार और संभावनाएं। आज के सत्र विदेश में हिंदी शिक्षण और विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा विषय पर होंगे। आज के सत्रों में राज्यसभा सांसद तरुण विजय, कवि एवं साहित्यकार अशोक चक्रधर, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीके कुठियाला और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहन लाल छीपा शामिल होंगे। सम्मेलन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी मध्य प्रदेश में हिंदी के विकास पर केंद्रित है। हमारे साहित्यकार, मनीषी, कवि, पत्रकार, उनका लेखन और संस्कृति विभाग ने जो पुस्तकें प्रकाशित की है उनका भी संग्रहण यहाँ है। ये प्रदर्शनी अद्भुत बनी है। प्रदर्शनी देख करके उसे मध्य प्रदेश में आज का विकास तो दिखेगा, उसके साथ साथ पुरानी समृद्ध परंपरा भी दिखेगी। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला में न भूतो न भविष्यति हो जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में साहित्य, सिनेमा की बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। समापन समारोह पर अभिनेता अमिताभ बच्चन विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत आज से दिल्ली में होगी। भारत की तरफ से बीएसएफ के डीजी और पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुख के नेतृत्व में सीमा पर गोलीबारी और अवैध घुसपैठ को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। करीब 1.5 साल बाद दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है। डीजी स्तर की बैठक में भारत और पाकिस्तान की ओर से 16 सदस्य शामिल होंगे। इस बातचीत का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक और पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशक मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की करेंगे। हमारा जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है वो सारे जो बातें हमारा कंसर्न है वो कल बातचीत में उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तानी रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल है उसके सामने में रखेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि वो उसको एड्रेस करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बातचीत में भारत सीमा पार से गोलीबारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा आतंकवादियों की घुसपैठ और गुजरात स्थित कच्छ के रण जैसे इलाकों से नशीली दवाओं की तस्करी का मामला भी उठेगा। इस बीच बीएसएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बातचीत में विभिन्न स्तरों पर करने, आपसी समन्वय के साथ सीमा पर गश्त करने और आपसी विश्वास बहाली करने जैसे सकारात्मक मसलों को भी बातचीत में शामिल किया जाएगा। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी की वजह से आम भारतीय मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस मसले पर फोन करने या झंडे दिखाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। सीमा पर होने वाली गोलीबारी से दोनों तरफ के आम नागरिक हलकान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बातचीत में
पाकिस्तान संघर्ष विराम को फिर से जारी करने पर सहमत होता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 दौर में चुनाव होंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। पहली बार ईवीएम में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी और 36 विधानसभा सीटों में ईवीएम से स्लिप भी निकलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 5 चरणों में मतदान होगा। पहले दौर में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 16 सितंबर को जारी होगी। दूसरे दौर में 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। चौथे दौर में 1 नवंबर को 55 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें और आखिरी दौर में 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। हर जिले में 2 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। Election in Bihar would also be the first where VVPAT, voters verifiable paper audit trail machine will be utilized in 36 constituencies. आयोग के मुताबिक राज्य की 47 सीटों पर माओवादियों का असर है। सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। चुनाव के दौरान सीमा से अधिक पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए 80 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा। The Commission has also rolled out a very effective and strengthened strategy to check misuse of money to influence voters, including the menace of paid news. राज्य में कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं। इसके लिए 62,779 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने की बात कही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, खुशी की बात है। मॉडल कोड लागू हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। बिल्कुल हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, स्वागत करते हैं। 5 फेज में है, 1 फेज में होता तो और अच्छा है ना। ये 5 फेज में लंबा तो हो ही गया। हम लोग बहुत दिनों से तैयार हैं। ये कोई तो अनपेक्षित घोषणा तो है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को आप समझिए कि बिहार के चुनाव में प्रामाणिक बदलाव होगा। वो समय कहाँ बचा है और हमको लगता है कि जो 5 चरण का है ठीक है। घोषणाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन एक ही फेज में हो, मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और हम संवैधानिक संस्था के फैसलों पर एडवर्स टिप्पणी नहीं करते। मिलिट्री फोर्स और सेंट्रल फोर्स रखने की बात आई है, ये कदम है उनका सराहनीय है। हम लोगों की मांग रही है कि बिहार में जब तक के सेंट्रल फोर्स नहीं लगाया जाएगा चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा, इसकी चिंता उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने सोच समझ के डेट निर्धारित किया है और ये अच्छा है कि दिवाली फेस्टिवल से पहले सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। The left is prepared. The left is not only prepared, the left through a very successful public convention on the 7th, 2 days ago, has announced its program for the people of Bihar. वहीं कृषि मंत्री और बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 5 चरणों में चुनाव होने से अमन पसंद लोग वोट डाल सकेंगे। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने उनसे खास बात की। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह। सर, 5 चरणों में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के लिए 5 चरणों में इस चुनाव के 5 चरण को 2 रूप में देखते हैं। बिहार में जो जंगल राज की शुरुआत हुई है, विधि व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है बिहार वासियों के लिए कि 5 चरण में चुनाव होगा तो विधि व्यवस्था
नियंत्रित रहेगा। बीजेपी के क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर बिहार में उतरेगी? बिहार की जनता का पहला मुद्दा है कि जंगल राज को किसी कीमत पर बिहार में नहीं आने देंगे, और दूसरा तय किया है कि बिहार को यदि विकसित बिहार बनाना है, समृद्ध बिहार बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है, तो नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत बनाना होगा। जो सीएम के लिए उम्मीदवार है, कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है, क्या इसका कुछ घाटा देखने को मिल सकता है? जिसको आंख नहीं है उसको चेहरा नहीं दिखाई देता होगा। बीजेपी के पास जितना मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में है उतना किसी के पास नहीं है। कितनी सीटों का अगर आकलन करें, किस तरीके का टारगेट सेट किया है बीजेपी ने? बिल्कुल 2/3 बहुमत बीजेपी को वहाँ प्राप्त होगी, एनडीए को प्राप्त होगी। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का साफ कहना है कि वहां पर नीतीश सरकार की विदाई तय है। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बिहार में चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन एनडीए के दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली पहुंचे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कल बीजेपी नेता अनंत कुमार से मुलाकात की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव से बातचीत की। सहयोगी दल अब जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते हैं, लेकिन इस पर एनडीए में अभी भी आम राय नहीं बन पाई है। सरकार ने राष्ट्रपति से मॉनसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है। अब जीएसटी से जुड़े विधेयक के लिए फिलहाल सत्र की संभावना खत्म हो गई है। कांग्रेस के साथ सहमति नहीं बनने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आर्थिक विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए फिर से संसद सत्र बुलाने की मंशा छोड़ दी है। बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रपति से मॉनसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीधे तौर से कांग्रेस पर जीएसटी में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। Implemented by 1st April, but if this kind of obstructionism remains, then perhaps the Congress party may succeed in hurting India, hurting India's economy, and allowing it to derail for some time. हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और लगभग कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इसके पक्ष में हैं और इसलिए हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा। कांग्रेस ने वित्त मंत्री के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी नेता सीपी जोशी ने साफ किया कि सरकार जीएसटी के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। भारत की जनता को ये मालूम है कि यूपीए सेकंड में किस पार्टी ने जीएसटी को रोका, कितनी बार संसद को रोकने का काम किया। वो आज हमको बता रहे हैं कि हम रोकने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि अप्रत्यक्ष कर से जुड़े जीएसटी को अप्रैल 2016 से लागू कर दिया जाए। सरकार के सामने विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती है और बिना कांग्रेस के समर्थन के ऐसा मुमकिन नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सोने से जुड़ी 2 योजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये योजनाएं हैं सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इनसे सोने की मांग को कम करने के साथ ही देश के चालू खाते के घाटे को पाटने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोई भी शख्स 1 साल में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेगा, जिस पर सरकार ब्याज देगी। योजना के तहत सरकार का 15,000 करोड़ रुपए गोल्ड बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है। बॉन्ड की पूरी गारंटी भारत सरकार की होगी। सोने की कीमत के आधार पर ब्याज मिलेगा और ब्याज दर को समय समय पर सरकार की ओर से तय किया जाएगा। ब्याज फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। भारत सरकार के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। इसकी जो सेल होगी वो केवल इंडियन एंटिटीज तक होगी। इसके अलावा घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए कैबिनेट ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत घरों में पड़ा सोना बैंकों में जमा किया जा सकता है। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े कारोबारी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सोना लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत बेकार सोना बैंकिंग सिस्टम में डालने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं लोगों को भी ब्याज के जरिए
कमाई होगी। रिडेम्पशन के टाइम आपको गोल्ड की कीमत भी मिल सकती है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो गोल्ड भी वापस मिल सकता है, और उसके ऊपर जो ब्याज दर तय होगी वो ब्याज भी आपको मिल जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लिए 2015-16 के बजट के दौरान प्रस्ताव पेश किया था। बैंक की कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई ने कॉल ड्रॉप के मामले पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को नेटवर्क सुधारने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की बैठक में कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को कड़ा संदेश दिया गया। ट्राई चेयरमैन RS शर्मा ने स्थिति नहीं सुधरने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए। I have told them that within 1 month, after 15 days, we will have another drive test. So we have said that we will measure whether there is any improvement in the situation or not. दूरसंचार नियामक ट्राई ने ऑपरेटरों की ये दलील भी खारिज कर दी कि अपर्याप्त स्पेक्ट्रम के चलते कॉल ड्रॉप की समस्या आ रही है। वहीं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर कंपनियां कॉल ड्रॉप की समस्या दूर करने में नाकाम रहती हैं तो जुर्माने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। Presently, I am not thinking of any kind of penalty imposition, but I don't rule out the option if the situation doesn't improve, because naturally, if it is an issue, it needs to be addressed. It has to be addressed by those who are in the game. दूरसंचार मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नीतिगत मोर्चे पर सभी जरूरी कदम उठा रही है और कंपनियों को भी अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है। कॉल ड्रॉप हाल के महीनों में गंभीर समस्या बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संबंध में चिंता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को विधायिका के अधीन लाने का सुझाव आया है। दिल्ली में लोक लेखा समितियों के 2 दिन के सम्मेलन में PPP परियोजनाओं की जांच CAG से कराने पर भी चर्चा हुई। आज के इस अखिल भारतीय लोक लेखा समितियों की 2 दिन की बैठक में 20 सुझाव आए। सबसे बड़ा सुझाव CAG को विधायिका के अधीन लाने का था। अब इस पर विचार कर सरकार को सिफारिश की जाएगी। जो हमारी C&AG है वो न एग्जीक्यूटिव के अधीन है न वो लेजिस्लेचर के अधीन है। जो सजेशन आया है उसके आधार पर शायद हम लोग रिकमेंड करेंगे कि 1971 का जो C&AG एक्ट है उसको अमेंड करें और वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर हो। सम्मेलन में PPP परियोजनाओं को CAG के दायरे में लाने पर सहमति बनी। NGO के खर्च का ऑडिट भी CAG से कराने पर विचार हुआ। PAC should take up examination of public-private partnership, and if needed, CAG powers may be amended to encompass PPPs. PAC की सिफारिशों पर अमल के लिए जवाबदेही तय करने पर भी बात हुई। ये तय करने को कहा गया कि अधिकारी CAG को सभी जरूरी जानकारियां दें ताकि जांच पर असर नहीं पड़े। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे यूरोप का शरणार्थी संकट। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। सुप्रीम कोर्ट सरकारी विज्ञापनों पर अपने फैसले पर विचार के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट का आदेश था कि विज्ञापनों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर ही लगेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम ने इसमें मुख्यमंत्री को शामिल करने की मांग की है।
अब अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर अमल के लिए एक समिति बनाने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली की खराब सड़कों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 61 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में जिला सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक में ये बात कही। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फंड में कटौती करने पर नाराजगी भी जता चुकी हैं। मई में समिति ने केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस अध्यक्ष आज स्थानीय लोगों से मिलेंगी। बात असम की, जहां बाढ़ के मुआवजे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि केंद्र ने अब तक 387 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दावे का भी खंडन किया है। सोनोवाल ने कहा कि केंद्र ने अब तक 1655 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों को दिए हैं, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सोनोवाल के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। इससे पहले असम के राज्यपाल पीबी आचार्य ने भी सोनोवाल को राजनीति न करने की सलाह दी थी। आईएनएस वज्रकोश को कल नौसेना में शामिल किया गया। इसमें मिसाइलों को रखने की सुविधा है। कर्नाटक के पास कार्रवाई में समारोह में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। कारवाड़ में यह समारोह हुआ, जहां रक्षा मंत्री भी मौजूद थे और इसे शामिल किया गया। इसमें लंबी दूरी की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और दूसरे हथियार भी रखे जा सकेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वज्रकोश पर मौजूद मिसाइलों को हमेशा तैनाती के लिए तैयार स्थिति में रखा जाएगा। गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले के खतरे के बाद यह फैसला लिया गया है। गोरखपुर जोन के डीआईजी ने बताया कि मंदिर को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में लिया गया है। इन काडर, आउटर काडर के साथ एक कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। मंदिर परिसर में वर्दीधारी और सिविल वर्दी में पुलिस मौजूद रहेगी। गोरखपुर सदर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मंदिर की सुरक्षा की मांग बहुत दिनों से हो रही थी। आईबी के द्वारा कुछ इनपुट इस तरह के मिले थे कि जिससे यहाँ सुरक्षा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यही रहेगा कि मंदिर की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। एसिड अटैक मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि इसे क्यों ना अदालत की अवमानना माना जाए। एसिड अटैक मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि अब भी कई जगहों पर आसानी से एसिड की बिक्री हो रही है। अदालत ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को हलफनामा देने या निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा था। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। दिल्ली में अब तेजाब हमले की पीड़ितों को नौकरी दी जाएगी। राज्य महिला आयोग ने 20 पीड़ितों के नाम सरकार को भेजे हैं। इसके साथ ही मुआवजे की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की सिफारिश भी की गई है। लेकिन सिफारिशों और वादों के बीच तेजाब पीड़ितों को अभी भी इंसाफ का इंतजार। साल की वीना की जिंदगी अब पूरी तरह से डॉक्टरों और रिश्तेदारों की मोहताज बनकर रह गई है। इस हंसती खेलती लड़की पर 3 साल पहले तेजाबी हमला हुआ था, जिसने न केवल इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदरंग कर दिया, बल्कि पूरे परिवार को भी तोड़ कर रख दिया है। वीना के इलाज के खर्च के लिए पिता को कर्ज लेना पड़ता है। अब इलाज इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि हम जाते जाते थक गए हैं। ठीक है, डेली जाओ, लाइन में लगे हो और काम भी नहीं होता। हम इसलिए इतना परेशान हो गए हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अपना इलाज अब नहीं करवाएंगे। ये दर्द अकेले वीना का नहीं है। वीना जैसी कई तेजाब पीड़ित लड़कियां ऐसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं।
सरकार और कोर्ट की इस तरह के हमले रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद तेजाब हमलों की संख्या में कमी नहीं आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में तेजाब हमले की 309 वारदातें हुई। इनमें दिल्ली में 35 मामले दर्ज हुए। 2013 में इनकी संख्या 67 थी और 2012 में 85। अब दिल्ली महिला आयोग पीड़ितों को सरकारी नौकरी दिलवाने की कोशिश में है। 20 एसिड अटैक विक्टिम्स के सीवीज इकट्ठा कर लिए उनके घर घर जाकर। अब ये 20 एसिड अटैक विक्टिम्स के सीवीज हम दिल्ली सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको सरकारी जॉब्स दिए जाएं। इस कोशिश से पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वालों में भी उम्मीद जागी है। दिल्ली सरकार ने अभी जो कहा है कि हम करेंगे, हम इस कानून को अमल में लाएंगे। अभी तो ये प्रस्ताव है, हम तो चाहते हैं कि तुरंत इसको फाइनल करके वो एसिड विक्टिम्स को दे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ितों को मदद देने की कोशिशें तो शुरू हुई, लेकिन इनकी तकलीफ कम करने के लिए इन कोशिशों को सही तरह से अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। अनु देवान, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। यूरोपीय संसद ने शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की बात कही है। इसके लिए कल एक आपात योजना को मंजूरी दी गई। इस बीच डेनमार्क ने शरणार्थियों को रोकने के लिए जर्मनी जाने वाली रेल और सड़कें बंद कर दी हैं। डेनमार्क ने जर्मनी के लिए रेल और सड़कें बंद कर दी हैं। शरणार्थियों को जर्मनी और स्वीडन जाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हजारों शरणार्थी रेलवे स्टेशनों पर शरण लिए हुए हैं। Jamen det er at få lov til at rejse videre til de andre nordiske lande, men som danske myndigheder er vi jo forpligtet til at foretage en registrering af de udlændinge, som rejser ind her. यूरोपीय संसद ने बुधवार को शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए आपात योजना को मंजूरी दी। संसद ने इटली और ग्रीस में शरण लिए हुए 40,000 लोगों को दूसरे देशों में रखने की बात कही, लेकिन पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक जैसे देश इससे सहमत नहीं हैं। We are not talking about 40,000. We are not talking about 120,000. It's 160,000. That's the number Europeans have to take in charge and have to take in their arms. And I really hope that this time everyone will be on board. फ्रांस में शरणार्थियों का आना शुरू हो गया है। फ्रांस ने 24,000 लोगों को शरण देने का फैसला किया है। स्पेन ने भी इतने ही लोगों को रखने पर सहमति दी है। Yo lo que voy a pedir es decir que España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global y vayamos al origen y al fondo del problema, que es lo que tengo que decir que desgraciadamente no ha hecho la Unión. अमेरिका ने भी और अधिक सीरियाई शरणार्थियों को शरण देने की बात कही है। अमेरिका ने अब तक 1500 लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबर यूएस ओपन से जुड़ी हुई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अपने स्विस जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से महज एक कदम दूर है। सानिया हिंगिस की जोड़ी अमेरिकी ओपन महिला युगल के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस ने इतालवी जोड़ी फ्लाविया पनेटा और सारा ईरानी को 6-4, 6-1 से सीधे सेटों में हरा दिया। वहीं मिश्रित युगल में भारत के लिए अंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी भी यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त पेस हिंगिस ने दूसरी वरीयता प्राप्त रोहन बोपन्ना और युआंग जांगशांग की जोड़ी को 6-2, 7-5 से हरा दिया। पेस हिंगिस ने रोमानिया की जोड़ी सिमोना हालेप और होरिया टिकाऊ को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। वहीं बोपन्ना चान ने क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे की सू वेई सी और फिनलैंड के हेनरी कोटिनेन को हराया था। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 40 देशों के हिंदी प्रेमी कर रहे हैं शिरकत। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी स्तर की बातचीत आज। बीएसएफ उठाएगी संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ का मुद्दा। मादक पदार्थों की तस्करी पर भी चर्चा। सीएजी को विधायिका के अधीन लाने का सुझाव। स्वायत्तता पर पड़ सकता है असर। लोक लेखा समितियों के सम्मेलन में बनी राय। पीपीपी परियोजनाओं को भी दायरे में लाने की मांग। बिहार चुनाव में ईवीएम पर होगी उम्मीदवार की फोटो। राजनीतिक दलों ने शुरू किया प्रचार। एनडीए में नहीं बन पाई सीटों पर सहमति।
और अमेरिकन ओपन महिला युगल खिताब से एक कदम दूर सानिया हिंगिस मिश्रित युगल के फाइनल में पहुंची पेस और हिंगिस सेमीफाइनल में बोपन्ना शानकुटी मात।